जंतर मंतर पे जो लड़कियां आंदोलन कर रही थीं उन्हें रेप पसंद है। जी हाँ, जो भी लड़कियां लेफ्ट विचारधारा की होती हैं, यानी वामपंथी विचारधारा की होती हैं, सेक्युलर होती हैं, डेमोक्रेटिक होती हैं या फिर लोकतांत्रिक होती हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानती हैं, आवाज़ उठाना जानती हैं, उन्हें रेप पसंद है। वो चाहती हैं कि उनके साथ दुष्कर्म हो। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस न होती तो वहाँ मास रेप होते और कोई लड़की जाके शिकायत नहीं करती कि मेरे साथ रेप हो गया, क्योंकि उसको रेप पसंद है। ये बातें मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कह भी नहीं सकता। अरे ये बात कहने के लिए तो विशेष विचारधारा वाला होना चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये बातें कथित रूप से आरएसएस के हिंदुत्व विचारक टी.जी. मोहनदास ने कहा है। इतना ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व हेड रह चुके हैं। अब आप सोचिए कि भाजपा में किस तरीके के इंटेलेक्चुअल हैं जो कह रहे हैं कि सेकुलर औरतें गैंग होने में मजा लेती हैं, उन्हें आनंद आता है। यानी ये व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी में महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, स्टेट हेड इंटेलेक्चुअल रह चुके हैं। तो सोचिए कि कितनी पकड़ होगी। और ये देश भर की पढ़ी लिखी तेज तर्रार मेहनत कर संविधान को मानने वाली लड़कियों महिलाओं को क्या कुछ कह रहे हैं, जरा कल्पना करिए। इन्होंने दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर और भी बहुत कुछ कहा है। बता रहे हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं प्रदर्शन करने वालों को कैसे निपटाता और कैसे उन्हें गोलियों से भून देता। लड़कियों के बारे में क्या क्या कहा है, महिलाओं को क्या कुछ कहा है, उसे भी विस्तार से समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि अभी हाल फिलहाल में लेफ्ट विचारधारा की जिन लड़कियों ने बीजेपी आरएसएस की जड़ों को हिलाया है, दिल्ली से लेकर बिहार तक, क्या ये उसका फ्रस्ट्रेशन है? जंतर मंतर पर ही देश भर की लड़कियों ने जिस तरीके से इस सत्ता को चुनौती दिया है, मोदी शाह की सत्ता का मजाक बनाया है, क्या ये उसका फ्रस्ट्रेशन है? और पते की बात तो ये है कि इस प्रोटेस्ट में भाजपा नेताओं की तमाम बेटियां भी गई थीं। तो क्या आरएसएस बीजेपी के ये बौद्धिक नेता भाजपा नेताओं की बेटियों के बारे में भी वही कह रहे हैं? वैसे बात आज केवल मोहनदास की नहीं होगी, दूसरे मोहन की भी होगी, मोहन भागवत की। हाल फिलहाल में इन्होंने भी बहुत कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनसे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और चिंता प्रकट होती है कि बीजेपी आरएसएस के लोग जिम्मेदारी से इतना भागते क्यों हैं? हर जिम्मेदारी दूसरों के मत्थे क्यों मढ़ना चाहते हैं? कुछ काम खुद भी करिए, अरे कुछ तो करिए। तो आइए बात करते हैं कि देश की पढ़ी लिखी जागरूक मेहनतकश महिलाओं से बीजेपी आरएसएस परेशान क्यों रहती है। क्यों आरोप लगता है कि ये वही विचारधारा है जो महिलाओं को शिक्षा देने और वोटिंग राइट तक देने की मुखालफत करती थी। और आज जब देश की महिलाएं पढ़ लिख कर सवाल कर रही हैं, हक मांग रही हैं, विरोध कर रही हैं, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। उनके बारे में इतनी घटिया बातें कही जा रही हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि आखिर क्यों आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, अपना रजिस्टर नहीं बनाता है। हालांकि मैंने कई बार बताया है, सवाल उठाया है, मगर आज उदाहरण भी आ गया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको टच करिए, फिर जो घंटी आएगी उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है भविष्य के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पर गोदी मीडिया कभी चर्चा नहीं करेगा, सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन गोदी मीडिया के भरोसे बैठना भी नहीं है। आपके स्क्रीन पर ये जो शख्स दिख रहे हैं, ये केरल के दक्षिणपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार बताए जाते हैं। साथ ही साथ केरल के इंटेलेक्चुअल सेल के भाजपा के पूर्व राज्य प्रमुख रह चुके हैं। आरएसएस से बहुत गहरा संबंध बताया जाता है। हाल फिलहाल में जब दिल्ली के जंतर मंतर पे जेन जी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इन्होंने एक यूट्यूब वीडियो के जरिए कहा कि अगर मुझे ये व्यवस्था संभालनी होती तो मैं जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगा देता, लगभग 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खाली करवा देता, भीड़ को 3 बार हटने की चेतावनी देता, नहीं हटते तो गोली चलवा देता, गोलियों से भुनवा देता। कुछ लोगों की मौत हो जाती, कुछ घायल हो जाते, कुछ अंग भंग हो जाते, यानी शरीर के कुछ हिस्से टूट जाते। 4 घंटे में मामला शांत हो जाता। इसके बाद शवों को, यानी मारे गए बच्चों को, युवाओं को, जनजी को, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता। इनका कहना है कि पुलिस को चाहिए कि प्रदर्शनकारियों को हटा दे। पुलिस ने पीटा है तो सही किया है। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि पुलिस को अपना नाम बैज छिपाने का अधिकार है। इनका दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की वर्दी में आए थे। 26 जुलाई को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मोहनदास कथित रूप से साफ साफ कहते हैं कि अगर उनके कंट्रोल में होता तो वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों को गोली मार देते। आगे लड़कियों के बारे में कहते हैं कि सेक्युलर औरतें गैंग होने में मजा लेती हैं। 30 मिनट के वीडियो में मोहनदास जेनजी से निपटने का सारा तानाशाही वाला अपना ज्ञान ठेल रहे हैं। कैसे कर्फ्यू लगाते, कैसे गोली मरवा देते, कैसे लोगों को निपटा देते, देश के युवाओं को मार देते,
जेंजी की हत्या कर देते, उन्हें लूला लंगड़ा कर देते। आगे कहते हैं कि गैंग तो होंगे ही और इस मामले में कोई शिकायत भी नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पसंद है, ऐसी औरतें हैं जिन्हें दुष्कर्म पसंद है, खासकर लेफ्टिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और प्रोलिटेरियन। और अगर इस दौरान कोई मर जाता तो उसे शहीद बना देते कि आंदोलन में शहीद हो गई। अब आप दर्शक इनकी शब्दावली पर ध्यान दीजिए। ये कहते हैं कि ऐसी भी औरतें हैं जिन्हें पसंद है, खासकर लेफ्टिस्ट औरतें, यानी जो लेफ्ट विचारधारा की हैं, यानी सबको बराबर देखना चाहती हैं, बराबरी चाहती हैं, संसाधनों पर सबका हक चाहती हैं, ऐसी लड़कियों को दुष्कर्म पसंद है। आगे कहते हैं कि सेक्युलर औरतें, सेक्युलर यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने वाली औरतें पसंद करती हैं। आगे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक औरतें, यानी जो लोकतांत्रिक महिलाएं हैं, वो भी पसंद करती हैं। यानी सोचिए कि हमारा संविधान भारत को लोकतंत्र बनाता है। खुद प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, यानी लोकतंत्र की अम्मा है, और संविधान को मानने वाली औरतें जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक कही जाएंगी। तो आरएसएस बीजेपी वालों के अनुसार, इनके प्रबुद्ध लोगों के अनुसार, जो भी लड़की या औरत संविधान को मानती है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, वो पसंद करती है। वो चाहती है कि लोग उसका गैंग कर दें। और अगला शब्द तो इस व्यक्ति ने और भी खतरनाक प्रयोग किया है, प्रोलेटेरियंस। इस शब्द का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है मजदूर वर्ग, यानी देश की तमाम गरीब महिलाएं, गरीब लड़कियां जिनके पास अपनी संपत्ति या उत्पादन के साधन नहीं होते, मजदूरी करके, मेहनत करके जीवन चलाते हैं। यानी देश के कामगार, श्रमिक और मेहनतकश वर्ग की महिलाएं जो धन्ना सेठों के घर में पैदा नहीं हुई हैं, जिनके पास खूब जमीन नहीं है, मिल फैक्ट्री नहीं है, उन गरीब महिलाओं के बारे में आरएसएस और बीजेपी के ये प्रबुद्ध विद्वान क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इनके अनुसार देश की तमाम संविधान को मानने वाली महिलाएं, लोकतांत्रिक महिलाएं, लेफ्ट विचारधारा की महिलाएं, सभी धर्मों का सम्मान करने वाली महिलाएं, सबको एक नज़र से देखने वाली महिलाएं और मेहनतकश महिलाएं पसंद करती हैं। वैसे एक सवाल ये भी पैदा होने लगा है कि लेफ्ट की विचारधारा से बीजेपी आरएसएस को इतनी तकलीफ क्यों है? लेफ्ट वाले तो कभी आपका इतना विरोध नहीं करते, न तो आपको खतरनाक बताते हैं, न ही आपकी घटिया ब्रांडिंग करते हैं। तो आखिर लेफ्ट विचारधारा से इतनी तकलीफ क्यों है बीजेपी आरएसएस को? क्या इसलिए है कि वहाँ बराबरी की बात होती है, सबको सम्मान देने की बात होती है? और हाल फिलहाल में लेफ्ट पार्टी से संबंधित एक लड़की ने नाकों चने चबवा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयशा की, नेहा बोरा की। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि नेहा ने जंतर मंतर से लेकर बिहार तक भाजपाई सिस्टम को हिला दिया। लगातार लड़ती रही, इतने दिनों तक अनशन पर बैठी रही, और बिहार में जो जिले जिले में युवा खड़ा हुआ, उसमें लेफ्ट का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। लेफ्ट का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत होता है। तो सवाल यह है कि क्या लेफ्ट की महिलाओं के प्रति ये गालियां इसीलिए निकाली जा रही हैं? इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी आरएसएस के कथित इस व्यक्ति ने अगर इतना कुछ कहा है तो बीजेपी आरएसएस की क्या प्रतिक्रिया है, तो वो भी सुन लीजिए। आरएसएस के प्रांत कार्यवाहक दक्षिण केरल वाले हैं श्री कुमार। इन्होंने कहा है कि मोहनदास की बातें उनके निजी विचार हैं और वो किसी भी स्तर पर आरएसएस के अधिकारी नहीं है। सुन लिया आपने, आरएसएस के लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मोहनदास हमारे आदमी ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ किसी पद पर नहीं है। अब याद करिए, मैंने कितनी बार सवाल उठाया है कि क्या आरएसएस इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, अपना रजिस्टर नहीं बना के रखता है, अपने लोगों की जानकारी नहीं रखता है इकट्ठा करके, कि कभी कोई गड़बड़ी कर दे, पकड़ा जाए तो हमसे नाम न जुड़ जाए। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है, जब देश नया नया आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी की हत्या हुई, तब भी ये मुद्दा चर्चा में था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर गृहमंत्री सरदार पटेल, ये सब लोग परेशान थे आरएसएस की इस टेक्निक से कि इनका कोई रजिस्टर नहीं है, सब कुछ जबानी तौर पे चलता है। अच्छा, आप इस पद पे रहेंगे, आप उस पद पे रहेंगे, आपका ये काम है, आपका ये काम है। पकड़े जाएंगे तो कह देंगे कि ये तो हमारा आदमी ही नहीं है। अरे दूसरों का छोड़िए, गोडसे को ही याद करिए, गांधी हत्या के बाद कह दिया गया कि वो हमारा आदमी नहीं है, सबने हाथ खड़ा कर लिया। क्या वही खेल एक बार फिर से कथित रूप से हो रहा है? आरएसएस के पदाधिकारी कह रहे हैं कि संगठन उनके विचारों से सहमत नहीं है, ऐसे विचारों की हर संभव तरीके से निंदा की जानी चाहिए। अब इस मामले में केरल के होम मिनिस्टर ने मोहनदास के विवादित बयानों के खिलाफ पुलिस जांच का आदेश दिया है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और एसएफआई यूथ कांग्रेस पीडीपी के लोगों ने शिकायत किया है, जांच की मांग किया है। यानी आरएसएस ने तो बयान से किनारा कर लिया और कह दिया कि ये हमारे आदमी नहीं है, और भाजपा की तरफ से कोई औपचारिक सफाई सामने आई नहीं, कम से कम वीडियो शूट होने तक हमें नहीं मिली। मोहनदास अपना बचाव करते हुए कह रहे हैं कि हमने व्यंग्यात्मक शैली में काल्पनिक बातें कहा था, वीडियो का छोटा सा हिस्सा काट के चलाया जा रहा है। कह रहे हैं कि हमने मलयालम में कहा था, उस व्यंग का गलत अनुवाद किया गया है। मगर सवाल ये है कि ये तमाम मीडिया रिपोर्ट जो आ रही हैं, क्या इनमें से किसी चैनल के पास ट्रांसलेशन करने वाला नहीं है? भाजपा चुप है, आरएसएस ने दूरी बना लिया है। यानी कुल मिलाकर इनके इंटेलेक्चुअल टीम का हेड ऐसी घटिया बातें कहता है और ये लोग उनके बयान से चुपचाप किनारा कर लेते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ऐसे बयानों से इनकी विचार
विचारधारा का पर्दाफाश नहीं होता। सवाल तो ये भी है कि इसी जेन जी प्रोटेस्ट में असम की भाजपा सरकार में मंत्री की बेटियां भी शामिल हुई थी। तो क्या बीजेपी आरएसएस के लोग या फिर मोहनदास जो हैं ये अपनी ही पार्टी की सरकार में शामिल लोगों की बेटियों के बारे में भी वही सोच रखते हैं? कुछ भाजपा नेताओं के बच्चों ने ऑनलाइन सपोर्ट भी किया था, कहा कि मेरा परिवार प्रधान के साथ है, मेरे आसपास के लोग प्रधान के साथ हैं, लेकिन मैं छात्रों के साथ हूं। तो क्या उन बेटियों के बारे में भी आप यही सोचते हैं? मगर जरा सोचिए कि देश के करोड़ों महिलाओं के बारे में बीजेपी आरएसएस की विचारधारा क्या है। जब बवाल होगा, सवाल होगा तो लोग चुपचाप किनारा कर लेंगे, कोई चुपे रह जाएगा, लेकिन जो भीतर था वो बाहर तो आ ही गया। और लेफ्ट के प्रति इनका जो दर्द है वो कोई नया नहीं है। आज़ादी के पहले से जेएनयू जैसे संस्थान को लगातार निशाना इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ लेफ्ट का प्रभाव रहता है, इसीलिए उसे आतंकवादियों का अड्डा कहते हैं। हालांकि जेएनयू के प्रोडक्ट के बिना इनका काम भी नहीं चलता है। निर्मला सीतारमण से लेकर एस जयशंकर तक वहीं से पढ़ के निकले हैं। आज़ादी के आंदोलन में भी लेफ्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाकी उस आंदोलन में आरएसएस के लोगों का कितना योगदान रहा है आप खुद पता लगा लीजिए। माफी मांगने वाला तो मिल ही जाएगा। आइए अब दूसरे मोहन की बात कर लेते हैं, यानी मोहनदास के बाद मोहन भागवत की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने एक बार फिर से खूब सारा ज्ञान दिया है। मोहन भागवत ज्ञान बहुत देते हैं और साथ में जिम्मेदारी भी देते हैं, लेकिन खुद कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है। कहने लगते हैं कि इतने बच्चे पैदा करो, उतने बच्चा पैदा करो, 4 ठो पैदा करो, 1 ठो हमको दे दो। ये नहीं बताते कि 4 पैदा करने के बाद जिम्मेदारी कौन संभालेगा। क्या महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है? पैदा करें और आपको दे दें। 1 बच्चा पैदा होगा तो 1 साल का समय लगेगा, 4 पैदा करेंगे तो 4 साल में उस महिला का क्या होगा जरा सोचिए। और उसको जो दुख होगा, जो समस्याएं होंगी, जो खर्चा होगा, दवा लगेगा, उसको कौन देखेगा? मोहन भागवत जी। बच्चों को पैदा करने के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद, पालने पोसने के बाद नौकरी तो आपकी व्यवस्था दे नहीं पा रही, उसमें तो आप लोग पूरी तरह से फेल हैं। और बेरोजगार युवा करे भी तो क्या करें? कह रहे हैं कि बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है, यानी माँ बाप पैदा भी करें, पढ़ाई लिखाएं भी, पालन पोषण भी करें, सरकारी नौकरी भी न दे पाएं, और फिर सब कुछ करने के बाद बच्चा इनको सौंप दें। और ये लोग उनसे क्या करवाते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है ये भी आपको पता है। ये लोग एक नौकरी तो दे नहीं पा रहे। बच्चे जब हक मांगते हैं, नाराज हो रहे हैं, तो भाषा बिगड़ेगी। जाहिर सी बात है, बेरोजगारी होगी तो बच्चा क्या करेगा। यानी सारी जिम्मेदारी लोगों की है, जनता की है। कह रहे हैं कि डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन करने की जरूरत है। तो अरे अपने सरकार को सिखा दिए होते, जाके डिस्कशन किए होते। क्या जरूरत थी डिक्टेट करने की, पैलेट गन चलाने की, लाठी मारने की, आंसू गैस के गोले छोड़ने की? बात कर लिए होते। बिहार में AK-47 चला दिया, डिस्कशन करने की जरूरत थी ना। खाली माँ बाप ही डिस्कशन करेंगे, सरकार क्यों नहीं कर सकती है? आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये एक तरफा बयान क्यों दिया जाता है? लोगों से बात करिए। यानी सारी जिम्मेदारी माँ बाप की है, जनता की है, इनकी कुछ नहीं है। इनको खाली जनता के टैक्स के पैसे से जेड सिक्योरिटी लेके घूमना है, 20-20 गाड़ियों का रेला निकालना है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि मंदिर के चढ़ावा का पैसा चुरा चुरा के बीजेपी आरएसएस वालों ने बड़ा बड़ा ऑफिस बना लिया। यही मोहन भागवत जी पेपर लीक पर एकदम चुप रहते हैं, इथेनॉल के इतने बड़े मामले पर एकदम खामोश रहते हैं, जबकि ये दोनों ही मंत्रालय जिन लोगों के पास थे वो सब संघ के ही हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी संघ के आदमी थे, उन्हें हटाया गया तो दूसरे संघी को लगाया गया। नितिन गडकरी भी संघ के आदमी हैं। आए दिन पुल टूट रहे हैं, देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए। इन सब पर कभी मुंह खुलता है? भागवत जी कभी भी इस पर कुछ ज्ञान दिया हो तो बताएं, कभी इस पर भी कुछ ज्ञान दे दिया करिए हुजूर। गांव में जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो बेटियां कहां पढ़ने जाएंगी? दूर दराज जाएंगी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर गांव गांव में स्कूल खोला क्यों गया था, ये भी तो सोचिए। सरकार का काम पैसा बचा के सेठों का कर्जा माफ करना नहीं होता है, जनता को सुविधा देना होता है। लेकिन अमृत काल में उल्टा चलता है। आरएसएस के डेवलपमेंट मॉडल में केवल पूंजीपतियों के लिए जगह है, केवल उन्हीं का विकास होता है दिन दुनी रात चौगुनी गति से। आम आदमी गरीब होता जाएगा और खाली टैक्स भरता रहेगा। टैक्स चुकाए आम आदमी, माल काटे सेठ, और उसी माल में से कुछ हिस्सा इन लोगों को भी मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो कथित रूप से मंदिरों में से चुरा लेंगे। अब सवाल यह है कि देश भर की डेमोक्रेटिक महिलाएं, लेफ्ट विचारधारा की महिलाएं, सेकुलर महिलाएं, मेहनतकश महिलाएं और गरीब महिलाएं, जेन जी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाली महिलाएं बीजेपी आरएसएस के इस कथित व्यक्ति के बयानों पर क्या सोचती हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।